नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक अपडेट देखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक नोटिफिकेशन आई है जहां पे उन्होंने कहा है कि ओनली एनआरआई कोटा सीट्स बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी अवेलेबल फॉर द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ओसीआई क्या होता है, हम लोग देखेंगे एनआरआई क्या होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। पहले एक्चुअली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड भी होता था, लेकिन अभी वो मर्ज हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे काफी सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे क्यों ये नोटिफिकेशन आई है इस चीज के बारे में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर आईएएस एंड आईपीएस। हमारे यहाँ पे ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए, कोर्स डिटेल्स के लिए और भी अन्य डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। राइट, चलिए पहले खबर के बारे में बताता हूं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ रूल्स बदले हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर है उनसे जुड़े हुए। क्या किया है नए रूल्स में? होम मिनिस्ट्री में ने इंटर आलिया यानी कि और भी अन्य चेंजेस आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चेंज ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो रहेंगे, अभी अगर वो विश करना चाहते हैं कि वो किसी मिशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तबलीगी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उन्हें एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अभी सरकार से, तभी ये सब अलाउ किया जाएगा इंडिया में। इसके अलावा एंट्रेंस सीट्स के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आई है। हम लोग ये सारी बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओसीआई एग्जैक्टली है क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है। होम मिनिस्ट्री डिफाइन करती है और आपको हमेशा याद रखना है कि ये ओसीआई है, ये आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 और इसके जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हुए इसके अंडर आपको प्रोविजंस मिलते हैं। इसके तहत ओसीआई रूल्स भी बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड अंडर सिटीजनशिप एक्ट इटसेल्फ। तो होम मिनिस्ट्री गवर्न्स देम। कौन होता है ओवरसीज सिटीजन? एनी पर्सन हु वाज एलिजिबल टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 या फिर who was eligible to become a citizen on 26 January 1950 या फिर any child or a grandchild of such a person। यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट है 26 जनवरी 1950। उस समय पे वो सिटीजन होने चाहिए या फिर सिटीजन होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए और उस व्यक्ति के जो चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन रहेंगे वो भी ओवरसीज सिटीजन कहलाएंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ ओसीआई कार्ड रूल्स, जो भी एप्लीकेंट रहेगा ओसीआई कार्ड के लिए किसी और देश में अगर वो लोग हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश से ओसीआई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उनको ओसीआई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आपको ये जरूर याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं कि ओसीआई रूल्स के तहत कौन से देश एक्सक्लूडेड है। आपको याद रखना है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर एक्सक्लूडेड। अगर इसमें और ऑप्शन आ जाएगा अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एटसेट्रा, तो आप उसको प्लीज एलिमिनेट कर दीजिएगा। राइट, तो ये होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये ओसीआई जो कैटेगरी है इसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनफैक्ट 10 सालों तक इंडिया में 2 अलग टाइप के कैटेगरीज थे। मैं कह सकता हूं कि 3 कार्ड मिलते थे। या एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि जैसे मेरे पास एक पासपोर्ट है सिटीजनशिप वाला, वैसे ही एक पीआईओ कार्ड था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड था, और एक ओसीआई कार्ड था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड था। तो पीआईओ का डेफिनेशन कुछ दिया हुआ था पहले। आपको इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं क्योंकि दे आर ऑलरेडी मर्ज नाउ। 2015 की न्यूज है, लेकिन अभी 2015 के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया। उसके बाद पीआईओ और ओसीआई को मर्ज करके केवल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक ही मिलता है। और आपको याद रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि डुअल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है दैट वन पर्सन कैन होल्ड 2 सिटीजनशिप, मतलब किसी और कंट्री की भी होल्ड कर सकता है या और ओसीआई कार्ड होल्ड करेगा, तो इट डजंट मीन डुअल सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूएस में रहता है, अगर उसके पास यूएस की सिटीजनशिप भी है और ओसीआई है, इट डज नॉट मीन इंडियन सिटीजनशिप है। तो आपको याद रखना है कि दिस डज नॉट मीन डुअल सिटीजनशिप। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया है ओसीआई का, लेकिन ओसीआई के बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, उन्हें बड़ी आराम से मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा दिया जाता है इंडिया आने जाने का काफी आराम से।
इसके अलावा उनको एग्जेम्पशन होती है पुलिस रिपोर्टिंग से, एफआरआरओ में रजिस्टर कराने से, एटसेट्रा। बाकी लोगों को सम ड्यूरेशन में जाके पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ता है, साइन करनी पड़ती है, एटसेट्रा, लेकिन ओसीआई में ये सारी एग्जेम्पशंस दी गई है। इसके अलावा उनको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, उनको इकोनॉमिक फाइनेंशियल राइट्स दिए गए ताकि वो इंडिया में अकाउंट ओपन करे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस है, मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं फिर से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है, याद रखिएगा, वो वोट नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आएगा, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ओसीआई कार्ड होल्डर्स। First statement says they can vote in election of the president, they can vote in election of prime minister, etc. etc. सब गलत है, they cannot vote. They can hold a government job, again a wrong statement, they cannot hold a government job, और they cannot purchase agriculture और farmland. तो ये उनके ऊपर याद रखिएगा 3 लिमिटेशन दी गई है। आपको याद रखना है कि अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है कोई, वो लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, वो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं होल्ड कर सकते हैं, और वो लोग कोई एग्रीकल्चर या फार्म लैंड नहीं खरीद सकते। अब इसका मतलब क्या है, कोई और नॉन एग्रीकल्चर लैंड वो बिल्कुल खरीद सकते हैं। यानी इफ इट इज एनए लैंड, दे कैन इन्वेस्ट इन इट, दे कैन इन्वेस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे कैन हैव अ बैंक अकाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग। दैट मीन्स अगर एक एनए लैंड खरीदना है तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, यानी कि समझ लीजिए उनका एक खुद का पैन कार्ड वगैरह भी रहेगा। तो ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ओसीआई कार्ड होल्डर्स। आपको ये चीज याद रखनी, बहुत जरूरी डेटा है। चलिए अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, बदलाव के बारे में, क्या बदलाव लाएगा। पहला बदलाव ये है कि अब जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स रहेंगे उन्हें एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, एक स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एफआरआरओ या फिर किसी इंडियन मिशन से, जो अगर वो बाहर है, बाहर से मिशन से परमिशन ले, अगर वो इंडिया में रिसर्च करना चाहते हैं, अगर वो इंडिया में मिशनरी या फिर कुछ तबलीगी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, अगर वो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, अगर वो जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो उन्हें एक स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। या फिर अगर उन्हें किसी प्रोटेक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया या फिर प्रोहिबिटेड एरिया है जो नोटिफाई किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वहां पर विजिट करना है, तो फिर से उन्हें स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन में, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, एटसेट्रा, तो फिर से उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी होम मिनिस्ट्री से, एफआरओ से या फिर इंडियन मिशन से, राइट। तो ये है पहला बदलाव। अब दूसरा बदलाव ये है कि ओसीआई को कुछ बेनिफिट्स भी दी गई, यानी कि ओसीआई अभी उनको इक्वल कर दिया है, फिर उनको पैरिटी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल्स। अब पहले ऐसा था कि इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन नागरिकों के लिए बहुत से एग्जेम्पशन थी, यानी कि उनके लिए एयर टैरिफ कम था। अगर मुझे डोमेस्टिकली फ्लाइट लेनी है तो मेरे लिए अलग रेट होगा और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए अलग रेट था। उनको नेशनल पार्क्स में एंट्री के लिए ज़्यादा पैसे हैं। अगर आप किसी नेशनल पार्क जाएंगे कहीं पे, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इंडियन और फॉरेनर्स के जो रेट्स होते हैं वहाँ पे उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अभी पैरिटी आ गई है ओसीआई और इंडियन नेशनल्स के बीच, यानी कि एयर टैरिफ दोनों का सेम रहेगा। डोमेस्टिकली ट्रैवल करना चाहेंगे तो इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज ओसीआई कार्ड होल्डर्स will have same tariff. इसके अलावा उनकी जो एंट्री फीस रहेगी टू नेशनल पार्क्स, टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, टू एनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स रहेंगे तो वहां पे सेम फीस रहेगी। इसके अलावा उनको अभी जो भी अडॉप्शन के रूल्स रहेंगे इंडिया में, इंटर कंट्री अडॉप्शन की जो रहेंगे, तो वहां पे भी वो सिमिलर रूल्स अप्लाई होंगे। परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, आपको याद रखना है, मैंने आपको कहा कि एनए लैंड यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी वो लोग खरीद सकते हैं, केवल एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म लैंड नहीं खरीद सकते हैं। फार्म हाउस एटसेट्रा इज ऑल्सो नॉट अलाउड, प्लीज रिमेंबर दैट। इसके अलावा दे कैन परस्यू द फॉलोइंग प्रोफेशंस वेरी सिमिलर टू हाउ इंडियन सिटीजन्स प्रोफेस: डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेस, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये बदलाव है। इसके अलावा जो तीसरा बदलाव है वो बहुत जरूरी बदलाव है। देखिए तीसरा बदलाव क्या है, ओसीआई कार्ड होल्डर जो रहेंगे अब उनकी पैरिटी रहेगी विथ एनआरआई। आपको याद रखना है, नॉट विथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट विद द नॉर्मल स्टूडेंट ऑफ इंडिया, बट सिमिलर टू द एनआरआई स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू नीट एडमिशन, विथ रेस्पेक्ट टू जेई एडमिशन, या फिर कोई और भी एडमिशन होगा जहां पे दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू इंडियन इंस्टीट्यूशंस, तो वो इंडियन सिटीजन्स के बराबर नहीं होंगे। आपको याद रखना है, वो बराबर रहेंगे एनआरआई, यानी कि जो भी एनआरआई का कोटा रहेगा उसमें से ओसीआई सीट ले सकते हैं, राइट। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की बहुत जरूरत है कि ये कैटेगोरिकली ये कहा क्यों गया, क्योंकि दिस वाज ऑलरेडी देयर इन द रूल्स बिफोर आल्सो, बट कैटेगोरिकली इस बार नोटिफिकेशन में फिर से क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में दिसंबर 2020 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो ओसीआई कैटेगरी है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उस कैटेगरी को सिटीजन ऑफ इंडिया मानना चाहिए, स्पेशली
with respect to the admission to professional courses in medical, engineering, dental, etc. और उन्होंने कहा था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था कि we should not restrict their admission only to NRI कोटा, यानी कि पहले जो नोटिफिकेशन थी वो ये थी कि उनका कोटा NRI से जाएगा, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देम ओनली टू एनआरआई, उनको इंडियन कोटा जो नॉर्मल कोटा होता है उसमें से वो सीट ले सकते हैं, कुछ ऐसा कहा था। अब देखिए प्रॉब्लम मैं कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंडिया में, लेकिन मेडिकल और डेंटल की अगर बातें करेंगे तो वी डू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर आवर ओन पीपल, यानी कि आवर ओन इंडियन सिटीजंस। ऐसा नहीं कि दे आर डिफरेंट पीपल, बट स्टिल इंडियन सिटीजंस एंड ओवरसीज सिटीजंस के बीच डिफरेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस वर्डिक्ट को टेक्निकली नलिफाई कर दिया। जो वर्डिक्ट था कर्नाटका हाईकोर्ट का उसको नलिफाई कर दिया। उन्होंने फिर से रीइटरेट किया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दे विल हैव पैरिटी विथ एनआरआई, दे will get seats only from the NRI quota, not from the normal quota which belongs to Indian citizens, Indian students, right? तो ये 3 बदलाव आए हैं, ये है डेवलपमेंट अभी तक की। अब मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा NRI के बारे में बता के। अगर थोड़ी देर पहले का डिस्कशन आपको याद होगा तो मैंने आपको OCI का डेफिनेशन दिया था ऑलरेडी, और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 26 जनवरी 1950 जो कट ऑफ डेट थी उसके इर्द गिर्द, यानी कि जो भारत के सिटीजन थे 1950 26 जनवरी तक, या फिर एलिजिबल थे, या फिर उनके जो उन एलिजिबल पीपल के जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे कैन बी OCI। तो ये सब कहां से आता है? होम मिनिस्ट्री से आता है। ये सब सिटीजनशिप एक्ट के अंडर आता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर। लेकिन आपको जरूरी डेटा याद रखना है, एनआरआई कौन होता है और एनआरआई के प्रावधान कहां पे है। देखिए एनआरआई होता है एक इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन इंडिया में नहीं रह रहा है, राइट? और ये डिफाइंड है आपको सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर कोई स्टेटमेंट आएगा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन आर डिफाइंड अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ये इनकम टैक्स एक्ट में आता है। इनकम टैक्स एक्ट में एनआरआई को डिफाइन किया गया है वो पर्सन जो पिछले 6 महीनों से बेसिकली इंडिया में नहीं है, राइट? या फिर कोई ऐसा इंसान है जो पिछले 1 साल में इंडिया में 60 दिन रह चुका है और पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रह चुका है। कुछ इस तरह के प्रावधान यहां पे है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ एनआरआई। आपको ये बहुत जरूरी चीज याद रखनी है। और एनआरआई के रूल्स आर डिफाइंड डिफरेंटली, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ आई वुड से बेनिफिट्स एनआरआईज और ओसीआईज आर ऑन अ वेरी सिमिलर कार्ड, बट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, राइट? इसके नीचे मैंने एक नोट भी दिया है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन if he or either of his parents or any of his grandparents were born in undivided India। आपको ये चीज याद रखना है कि इंडियन ओरिजिन का इंसान कौन होता है। इन जनरल दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।